नमस्कार साथियों, एक बार फिर से उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस, और जनरल साइंस में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमारा ब्लड का जो टॉपिक है वो चल रहा है अभी। देखो, शुरू की क्लासेस में मैंने आपको बताया कि जो रक्त का निर्माण होता है वो किन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसके प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। उससे पहले मैंने बताया कि भाई रक्त परिसंचरण तंत्र किन किन सब चीज़ों से मिलकर बनता है, इसके खोजकर्ता कौन थे। तो अभी जैसे हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, लास्ट क्लास में हमने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा, और मैंने एक टेबल भी डिस्कस कराई थी आपको आरबीसी के, डब्ल्यूबीसी के और प्लेटलेट्स के बारे में। उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। अब जो आज की हमारी क्लास होगी, उस क्लास में आरबीसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आरबीसी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं उससे रिलेटेड जो हम यहाँ देखेंगे। देखो, आरबीसी का जैसे मैंने आपको बताया कि मनुष्य के शरीर में 45% क्या होती है, रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। तो 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत, विमाणु, लाल रक्ताणु और प्लेटलेट्स। आज का जो प्रमुख टॉपिक है वो है आरबीसी। ठीक है, आरबीसी में क्या होता है, जैसे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं आरबीसी रिलेटेड। आरबीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ये बनते हैं कि भाई सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि इसका आकार कैसा होता है। तो इसका जो आकार होता है वो द्विअवतलाकार की आकृति की आरबीसी पाई जाती है हमारे शरीर में। जैसे ऐसी। अवतल क्या होता है? उत्तल और अवतल, आपने दो लेंसों के नाम सुने होंगे, उत्तल और अवतल। ये वाला जो तल है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। ठीक है, ये वाला तल अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है और दोनों तरफ से अवतलाकार आकृति होती है। इस वजह से इसको क्या बोला, दोनों तरफ से अंदर की तरफ से इसका तल धंसा हुआ है अंदर की तरफ, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, द्विअवतलाकार। तो एग्जाम में कई कई बार पूछ लिया जाता है कि आरबीसी की आकृति, इसकी आकृति कैसी होती है, द्विअवतलाकार। इसकी आकृति द्विअवतलाकार होती है। देखो, आरबीसी में क्या है, मैंने पहले आपको बताया था कि जो मनुष्य की शरीर में सबसे ज्यादा रक्त कणिकाएं आरबीसी पाई जाती हैं। इनके जीवन काल के बारे में बताया था कि इसका जो लाइफ साइकिल है वो 120 दिन होता है, उसके बाद स्वतः ये विघटित होने लगती है। तो आज क्या है इससे रिलेटेड, जैसे इसकी डेफिशिएंसी से रोग के बारे में बता दिया मैंने, मलेरिया, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पर इसकी संख्या में उतार चढ़ाव क्यों होता है, कुल इसकी संख्याएं कितनी होती है वो डिस्कस करेंगे। कुल संख्या मैंने बताई थी आरबीसी की, लगभग मनुष्य में कितनी, एक जो वयस्क मनुष्य होता है, नर मनुष्य, उसमें 55 लाख, महिला में 45 लाख के लगभग होती है। देखो कैसी आकृति बनती है इसकी, केंद्रक में पाया जाता है Fe, आयरन, लोह धातु। उसकी चारों तरफ एक स्ट्रक्चर होती है किसकी, हीमोग्लोबिन की, और इस हीमोग्लोबिन के अंदर से छोटे छोटे क्रपल्स, क्या बोलते हैं, डॉटेड पॉइंट्स पाए जाते हैं। ऐसी शेप बनती है इसकी। ये थोड़ा अंदर की तरफ से ऐसी सी शेप बनती है आरबीसी की। ठीक है, तो ये इसकी आकृति है। केंद्रक में कौन सा, लोह धातु, जिसको क्या बोलते हैं, आयरन, ये पाया जाता है। अब क्या होता है, आरबीसी की जो कमी होती है मनुष्य के शरीर में, बहुत कारण होते हैं कमी होने के। किस वजह से कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की वजह से, मल्टीविटामिन डिसऑर्डर की वजह से, विटामिन की कमी से आरबीसी
कम हो सकती हैं, आयरन की वजह से कम हो सकती है, मलेरिया में कम हो सकती है, काला आजार में कम हो सकती है। तो इसकी कमी को क्या बोलते हैं? इसकी कमी शरीर में जैसे रक्त की कमी हो जाना, रक्ताल्पता बोलते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि एनीमिया किसकी वजह से होता है? आरबीसी की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? एनीमिया। तो इसकी कमी से शरीर में क्या हो जाता है? रक्ताल्पता। रक्त का अल्प होना, इसको क्या बोलते हैं? एनीमिया। एनीमिया रोग हो जाता है, रोग हो जाता है। ठीक है। एनीमिया देखो किस शब्द से मिलकर बना है? ए का मतलब होता है नोट, किसी चीज में उस चीज की डेफिशिएंसी होना, और एमिया EMIA, एमिया शब्द किसके लिए यूज होता है? ब्लड के लिए, एमिया। ठीक है। तो शरीर में रक्त की कमी से एनीमिया शब्द बना है, और एनीमिया कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एनीमिया है, एनीमिया क्या है? एनीमिया है हमारे मनुष्य के शरीर में होने वाले रक्त की कमी से होने वाला रोग। ठीक है। कौन कौन से विटामिन हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होता है? आरबीसी की कमी होती है। तो विटामिन के आप ध्यान रखना, विटामिन B6, विटामिन B6, B9 और B12। विटामिन कौन कौन से? B6, B9 और B12। B12 की डेफिशिएंसी से, इनकी कमी से मनुष्य के शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। कि 12 की कमी से आरबीसी की संख्या कम होती है, आरबीसी की संख्या घटती है, संख्या घटती है। ये तो होते हैं विटामिन, प्रभावी विटामिन जिसकी वजह से आरबीसी की संख्या कम होती है। कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं, कुछ डिजीज भी ऐसे हैं जिनकी वजह से आरबीसी की संख्या घटती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन होती है, एड्स में डब्ल्यूबीसी डाउन होती है मनुष्य के शरीर में। तो ठीक इसी प्रकार मलेरिया और कालाजार दो प्रमुख ऐसे रोग हैं जिनकी वजह से मनुष्य के शरीर में आरबीसी की संख्या में कमी होती है। तो प्रमुख रोग कौन से हैं? मलेरिया व काला आजार। काला आजार को डमडम फीवर भी बोला जाता है। काला आजार की कमी से, ये हम पढ़ेंगे इसको डमडम फीवर क्यों बोलते हैं जब हम रोग पढ़ेंगे। काला आजार बीमारी से आरबीसी की संख्या कम होती है, आरबीसी की संख्या कम होती है। इसके अलावा आरबीसी की संख्या मनुष्य के शरीर में कैसे कम हो सकती है? जैसे हमारे शरीर में क्या होता है? आयरन की कमी है। आयरन के प्रमुख जैसे स्रोत कौन कौन से होते हैं हमारे शरीर में? जैसे मान लो गुड़, गाजर, मेथी, पालक, ये प्रमुख स्रोत होते हैं आयरन के। इनको हम प्रचुर मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में क्या होती है? लौह तत्व जिसे आयरन बोलता है, आयरन की कमी से, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई किसकी? आरबीसी की। उसमें क्या केंद्रक में Fe लौह धातु जुड़ा होता है और उसके चारों ओर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का मैंने प्रमुख कार्य बताया कि वो ऑक्सीजन का वहन करता है। ऑक्सीजन के साथ उसकी जो जुड़ने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति होती है, वो अच्छी होती है, और वो ही हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो हमारे शरीर में क्या होगा? अगर लौह तत्व की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, तो आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम होगा और आरबीसी की संख्या में कमी आएगी। तो प्रमुख विटामिन कौन कौन से हैं जिनकी कमी से आरबीसी की संख्या में कमी होती है? वो है B6, B9, B12। प्रमुख संक्रामक रोग कौन से हैं जिनकी कमी से आरबीसी की संख्या में कमी होती है? वो है मलेरिया और कालाजार। अब आयरन की कमी से, इसके अलावा जो प्रमुख
कारण है या कारक हैं किसके, आरबीसी की संख्या कम होने के। वो कौन से हैं? वो हैं जैसे हमारे शरीर में क्या होगा, आयरन की कमी। तो शरीर में आयरन की कमी से भी, आयरन की कमी से भी आरबीसी की संख्या में कमी होती है। संख्या में कमी होती है। आयरन की कमी होगी तो आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी, और उससे क्या होगा, आरबीसी की संख्या घटेगी। आयरन के प्रमुख स्रोत कई बार पूछ लिया जाता है, निम्न में से आयरन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो आप ध्यान रखना, आयरन के प्रमुख स्रोत एक तो पालक होता है, आयरन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? एक तो पालक, गुड़ है, मेथी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। उल्टा पढ़ो, एनीमिया, मनुष्य के शरीर में एनीमिया होने पर किसकी कमी? आरबीसी की कमी। रक्त की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रक्त की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। रक्त की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। ठीक है, अब देखो, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हुआ? एनीमिया। तो इसकी अधिकता से भी कोई रोग होगा, क्योंकि कोई भी चीज का घटना या बढ़ना, डेफिशिएंसी होना या उसका संख्या में कमी होना या वृद्धि होना, दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। हर चीज का बैलेंस जरूरी होता है, ठीक है। तो इसकी जो संख्या, जैसे संख्या बढ़ेगी उसको क्या बोलेंगे? आरबीसी की संख्या को बढ़ना क्या बोलेंगे? देखो, पोली शब्द किसके लिए उपयुक्त होता है? उपयोग में आता है बहुत सारी संख्या के लिए। पॉलीमर क्या होता है? बहुलक के रूप में प्रयुक्त करते हैं या इसका उपयोग करते हैं। तो पोली साइटोमिया, पॉलीसाइटोमी क्या है? पॉलीसाइटोमिया है आरबीसी की संख्या का बढ़ना। किस किस स्थिति में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी? साइटो बोला जाता है कोशिका को, एमिया बोला जाता है रक्त के लिए अंतरराष्ट्रीय शब्द। मैंने आपको बताया रक्त का जो अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी, ठीक है। तो इसके लिए एक और अंतरराष्ट्रीय शब्द है एमिया। और पोली का मतलब होता है बहुत सारी। तो आरबीसी की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है? पॉलीसाइटेमिया। आरबीसी की संख्या का बढ़ना पॉलीसाइटेमिया कहलाता है। यहां तक क्लियर है? किस स्थिति में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी हमारे शरीर में? देखो, इसमें क्या हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन, हर अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाना। तो जब हम ऊंचाई में जाएंगे, ऊंचाई में चूंकि आप जानते हो धरातल पर वायुमंडलीय दाब समान रूप से रहता है और अधिक रहता है बजाय ऊंचाई के। तो जब हम ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां प्रचुर मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो उपलब्ध नहीं हो पाएगी और वायुमंडलीय दाब में कमी होगी। तो वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण हमारे शरीर में जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। तो अधिक, हर अंग की जो ऑक्सीजन की मात्रा है, ये जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए क्या होगा? आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी कब होती है, ये संख्या कब बढ़ती है? कब बढ़ती है? एक तो ऊंचाई में जाने पर। दूसरा कब बढ़ती है? जब गर्भावस्था में बढ़ती है। क्यों बढ़ती है गर्भावस्था में? क्योंकि आप जानते हैं हमारे शरीर में नया निर्माण कार्य चल रहा होता है। तो बॉडी को अधिक से अधिक श्वसन की, जैसे दो बॉडी एक साथ श्वसन का कार्य कर रही है,
तो अधिक श्वसन के लिए अधिक आरबीसी की रिक्वायरमेंट होगी। तो कई बार पूछा गया है कि आरबीसी की संख्या किस किस स्थिति में बढ़ती है। ऊंचाई में जाने पे क्यों बढ़ती है? धरातल के बजाय हाइट पे जाओगे तो वायुमंडलीय दाब वहां कम होता है, वहां पे जो हल्की गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन हल्की गैस है, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हो पाती है। इसी वजह से जब जैसे कोई प्लेन में ट्रेवल करते हैं तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, दिया जाता है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, ये बात भी आप ध्यान में रखना कि इसकी संख्या किस किस स्थिति में बढ़ती है। एक तो गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था में, तथा ऊंचाई पे जाने पर बढ़ती है। ऊंचाई पर जाने से बढ़ती है। अब देखो, ऊंचाई पर जाने से बहुत सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब हम हाइट पे जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो इससे क्या है, कई जैसे ऊंचाई पे क्या होता है, नीचे धरातल पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है क्योंकि डेंस जो भारी गैसें होती है वो धरातल पे नीचे पाई जाती हैं, हल्की गैसें ऊपर पाई जाती हैं। तो जो रिक्वायरमेंट जिन गैसों की होती है वो क्या होती है, हाइट पे जाने पे कम होती है बजाय किसके, धरातल के। तो ऊंचाई पे जाओगे आप तो वहां क्या होगा, ऊंचाई पे जाने से वायुमंडलीय दाब कम होगा। वायुमंडलीय दाब कम होने से क्या होगा कि जैसे कई बार जो पर्वतारोही होते हैं उनके नाक से खून बाहर आ जाता है, जो इंक होता है, पेन में इंक होती है, पेन में स्याही होती है, वो बाहर आ जाती है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो गुब्बारा होता है जो ऊंचाई पे जाएगा तो गुब्बारे के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब में कमी हो जाती है। तो गुब्बारे पे क्या होता है, हाइट पे जाने से गुब्बारे के आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। वो किस वजह से होती है, वायुमंडलीय दाब के कमी के कारण। उसके अलावा क्या होता है, और कई बार पूछ लिया जाता है कि सांस लेने में कठिनाई, अब हम हाइट पे जाते हैं तो सांस लेने में कठिनाई होती है, क्यों होती है? और क्या पूछ लिया जाता है कि जब हम हाइट पे जाते हैं तो मनुष्य की जो श्वसन दर होती है, रेस्पिरेशन रेट, वो बढ़ती है। वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, तो हमारे जो हर अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि हाइट पे जाने से प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो हर अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी। तो श्वसन दर बढ़ती है, आरबीसी की संख्या बढ़ती है। हाइट पे जाओगे तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि जब आप ऊंचाई पे जाते हो तो निम्न में से कौन कौन सी घटना होती है, या फिर निम्न घटनाओं के होने का प्रमुख कारण क्या है। ये भी मैं आपको लिखवा देता हूं, ये कई बार पूछ लिया जाता है। यहां से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो पेन की स्याही है वो हाइट पे जाने पे बाहर क्यों आ जाती है, क्यों आती है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब में कमी हो जाती है। तो ऊंचाई में जाने पर क्या होता है, जाने पर वायुमंडलीय दाब में कमी होगी। वायुमंडलीय दाब में कमी, ये बात क्लियर है। ऊंचाई में जाने पर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब में कमी होगी। क्यों होगी कमी, वो मैंने अभी आपको बताया। तो इससे क्या क्या प्रमुख कारण है, क्या क्या घटनाएं होती है, इंसिडेंट होते हैं, उनका आप ध्यान रखना। मैं बताता हूं कि ऊंचाई में जाने पर वायुमंडलीय दाब में कमी होगी। इससे क्या क्या होगा, एक तो जैसे पेन की स्याही बाहर आ जाएगी, पेन की स्याही बाहर आना। दूसरा प्रमुख कारक जैसे गुब्बारे का आकार बढ़ना, गुब्बारे का आकार बढ़ना। तीसरा प्रमुख कारक आरबीसी की संख्या बढ़ना।
चौथा प्रमुख इसका जो प्रभाव होगा वो होगा नाक से खून बाहर आना। नाक से खून बाहर आना। नाक से खून बाहर आने के अलावा और क्या होगा? श्वसन दर बढ़ जाएगी। इधर लिख लो, पांचवा कारण क्या हो जाएगा? श्वसन दर बढ़ना। श्वसन दर बढ़ने के अलावा और क्या होगा? सांस लेने में कठिनाई होना। सांस लेने में कठिनाई आना। तो ये प्रमुख प्रभाव होते हैं जब हम हाइट पे जाते हैं। तो हाइट पे जाने से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब में कमी हो जाती है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आरबीसी की संख्या किस स्थिति में बढ़ेगी या घटेगी। तो बढ़ेगी किस स्थिति में? गर्भावस्था के दौरान और ऊंचाई में जाने पर। ऊंचाई में जाओगे तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, वायुमंडलीय दाब कम होगा तो ये सारे प्रभाव होंगे। ये कई बार पूछा गया है, पेन की स्याही बाहर क्यों आ जाती है? वायुमंडलीय दाब के कारण। गुब्बारे का आकार क्यों बढ़ जाता है? वायुमंडलीय दाब के कारण। आरबीसी की संख्या क्यों बढ़ती है? वायुमंडलीय दाब के कारण। क्योंकि आरबीसी का प्रमुख कार्य, जैसे हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो उसका प्रमुख कार्य हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का है। तो ये कुछ प्रमुख क्वेश्चंस हैं आरबीसी से रिलेटेड जो बनते हैं। अब देखो, जब मैंने आपको पहले आरबीसी की टेबल पढ़ाई थी तो उस टाइम बताया था कि आरबीसी एक ऐसी कोशिका है, ऐसी सेल है जिसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, आरबीसी एक ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये कई बार ये भी लाइन पूछी गई है कि निम्न में से कौन सी कोशिका केंद्रक रहित है? इसके कुछ एक्सेप्शन है। तो सभी जितने भी प्राणी हैं, परिपक्व प्राणी हैं, उनमें क्या होता है? जो भी स्तनधारी हैं, स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है, परिपक्व आरबीसी, उस परिपक्व आरबीसी के अंदर क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है, एक तो ऊंट और एक लामा। लामा भी एक प्रकार का स्तनधारी है, जैसे ऊंट के जैसा, जो क्या होता है? दक्षिणी अमेरिका, वहां पे क्या एंडीज पर्वतमाला है, तो उसके ऊपर पाया जाता है। तो उन दोनों के अंदर क्या होता? उन दोनों की जो आरबीसी होती है उनके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। तो ये लाइन आपको मैंने बताई थी कि सभी स्तनधारियों में, सभी स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन इसके दो अपवाद हैं। अपवाद कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अपवाद कौन कौन से हैं? ऊंट एक तो, वह दूसरा है लामा। यह भी एक प्रकार का स्तनधारी है, ऊंट के जैसा सा दिखता है। तो आरबीसी के जैसे कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि वे उन स्तनधारियों के नाम बताइए, उन स्तनधारियों के नाम बताइए जिनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। वे कौन है? ऊंट और लामा। ठीक है, कहां पाया जाता है लामा? लामा पाया जाता है एंडीज पर्वतमाला है ना, उसके ऊपर। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये भी आप ध्यान रखना। तो देखो, ये आरबीसी अपनी कंप्लीट होती है। आरबीसी से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। अब अपना जो टॉपिक बचा हुआ है वो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी काफी अच्छा टॉपिक है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार। तो 2 क्लास होंगी शायद डब्ल्यूबीसी की, और उसके बाद हम ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप कंप्लीट होने के बाद अपना रक्त परिसंचरण तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।